1, 2, 3, come on! हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिटी, और पॉलिटी में हम लोगों ने पिछली क्लास में नागरिकता के बारे में देखा था, और आज थोड़ा बहुत नागरिकता के बारे में जो बचा हुआ था हम लोग वो टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि नागरिकता जो है हमारे संविधान के भाग 2 में रखी गई है, और अनुच्छेद 5 से 11 तक जो अनुच्छेद है इनमें नागरिकता के बारे में हमारे यहाँ पे वर्णन किया गया। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे नागरिकता जो है 5 तरीके से दी जाती है। जन्म से, ठीक है, वंश के आधार पर, पंजीकरण के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, या फिर भूमि विस्तार के आधार पर। तो इसमें कुछ नागरिकता के संशोधन हुए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1955 में क्या आया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम आया हुआ था। क्यों आया हुआ था? क्योंकि हमारे जो संविधान है उसमें नागरिकता के बारे में वर्णन तो किया गया है, लेकिन किसी को कैसे नागरिकता देनी है, या फिर नागरिकता को त्यागना कैसे है, या फिर नागरिकता को ग्रहण कैसे करना है, इसके बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन इसके संबंध में हमारे संविधान ने जो है कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है? संसद को दिया है। तो इसी से रिलेटेड हमारी संसद ने क्या निकाला होता है? नागरिकता अधिनियम 1955 निकाला था, जिसमें लगभग 12 संशोधन अभी तक हो चुके हैं। तो उसमें से एक दो संशोधन हम लोग देखेंगे, बकाया के नहीं देखेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोग देखते हैं संविधान संशोधन, भारतीय नागरिकता संविधान संशोधन 1986, ठीक है। तो इस संशोधन में क्या किया गया था? इस संशोधन में क्या किया गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देशीकरण के थ्रू नागरिकता जो थी उसमें पहले क्या था, देशीकरण में जो नागरिकता लेते थे लोग, उसमें क्या होता था, पहले जो था उसमें नियम था कि हम लोग जो है किसी भी अगर कोई बाहर का नागरिक जो है देशीकरण के थ्रू नागरिकता अगर ले रहा है तो वह भारत में 6 माह तक रहेगा। लेकिन जो संविधान संशोधन 1986 जो हुआ था, इसमें क्या किया गया, उसमें जो है परिवर्तन कर दिया गया। तो उसमें क्या किया, परिवर्तन कर दिया गया। तो उसमें क्या कर दिया, 10 साल तक कर दिया। क्या बोला मैंने ये बोला कि हमारे यहाँ पे जो नागरिकता जो थी जन्म से दी जाती है, या तो वंश के आधार पर दी जाती है, या फिर देशीकरण के द्वारा दी जाती है, या फिर पंजीकरण के द्वारा दी जाती है, या फिर भूमि विस्तार के आधार पर दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, जो 1986 में भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम जो आया हुआ था उसमें कुछ चेंजेस किए गए। उसमें क्या चेंजेस किए गए? सबसे पहला चेंजेस क्या किया गया उसमें कि जो है केवल उसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी जाएगी उसमें से उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ, ठीक है। मैंने मैंने बोला कि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में होना कंपलसरी है नागरिकता के लिए, भारतीय नागरिकता के लिए। दूसरा क्या चेंजेस किया कि मैंने जो बताया था कि जो पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता दी जाती है उसमें जो अवधि थी वो पहले अवधि थी कि उसको 6 माह तक भारत में रहना पड़ेगा, कम से कम वो 6 माह तक भारत में रहा। तो उसमें चेंज करके क्या कर दिया गया, उसमें कर दिया गया 5 वर्ष तक। पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता दी जाती है उसमें चेंजेस किए गए। उसमें पहले क्या था, उसमें पहले था कि 6 माह तक भारत में रहना है, लेकिन इसके 1986 का जो संविधान नागरिकता संशोधन अधिनियम जो हुआ है उसमें क्या किया गया, उसको 5 वर्ष कर दिया गया। वही देशीकरण के द्वारा जो नागरिकता दी जाती थी उसमें पहले प्रावधान था कि उसको भारत में 5 वर्ष तक कम से कम रहना है, लेकिन अब क्या कर दिया गया, उसमें कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहना पड़ेगा। तो ये संविधान संशोधन हुआ था, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। भारतीय नागरिकता संशोधन 1986 में क्या किया गया, भारत में केवल उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो 3 चेंजेस किए गए इसमें, क्या, जिसके माता पिता में से एक भारत का नागरिक, मतलब माता पिता में से कोई एक तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए। तो भाई अगर मैं बात करूँ दूसरे को क्या चेंजेस किया गया, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में कम से कम 5 वर्ष तक रहना होगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के थ्रू नागरिकता लेना चाहता है भारत की, तो उसको कम से कम 5 वर्ष तक तो रहना होगा। अगर पंजीकरण के द्वारा पहले 1986 के पहले क्या था, अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के द्वारा नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए जो कम से कम रुकने की अवधि थी वो थी 6 माह, उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, यहाँ पे 5 वर्ष कर दिया गया। भैया अगर मैं बात करूँ कि देशीकरण के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से नागरिकता लेना चाहता है तो उसको कम से कम भारत में 10 वर्षों तक रहना पड़ेगा। देशीकरण के द्वारा अगर नागरिकता लेनी है तो उसको भारत में कम से कम 10 वर्षों तक रुकना होगा। पहले ये अवधि 5 वर्ष थी। क्लियर है? तो क्लियर होंगे। ये था भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986। इसी के साथ ही एक और संशोधन हुआ है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992। इस वाले अधिनियम में क्या किया गया था, इस वाले संशोधन में क्या किया गया था, इस संशोधन में ये बोला गया था कि माता की नागरिकता के आधार पर क्या है, किसी व्यक्ति की माँ जो है वो भारत की नागरिक है तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये थोड़ा चेंज किया गया था 1992 वाले अधिनियम में।
संशोधन में, तो ये आपको याद रखिए। तो उसके बाद जो आता है हमारा वो आता है एकल नागरिकता क्या होती है। एकल नागरिकता क्या होती है वो देखना हमको, ठीक है। तो जैसा कि हमको पता है कि हमारा भारत जो है वो बहुत सारे भारत जो है 28 के राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। या मैं यूँ बोलूँ कि हमारा भारत जो एक संघ है जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इतने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलने के बाद एक संघ के रूप में बना हुआ है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है एक ही नागरिकता मिलती है, ना कि केवल भारत की नागरिकता मिलती है, ना कि किसी राज्य की अलग अलग नागरिकता मिलती है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि हमारे यहाँ पे क्या एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। क्यों है, क्या एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है? तो एकल नागरिकता का मतलब ये होता है, अगर देखा जाए तो हमारा जो भारत है वो एक संघ है, ठीक, एक संघ है जो कि 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो हर राज्य है, तो राज्य की किसी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहता हो, चाहे वो एमपी में रहता हो, चाहे वो यूपी में रहता हो, चाहे बिहार में रहता हो, तो उसको राज्य की नागरिकता नहीं लेनी है, उसको केवल और केवल भारत की नागरिकता दी जाएगी कि वो भारत का नागरिक है, ठीक है, ना कि किसी राज्य की उसकी नागरिकता लेनी है, ठीक है। तो यही यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि हमारा संविधान संघीय है। संघीय इसका मतलब क्या हुआ कि वह जो है इसमें दोहरी राज्य पद्धति है, दोहरी राज्य पद्धति। संघीय मतलब बहुत सारे राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से बना हुआ है। दोहरी राज्य पद्धति का मतलब क्या हो गया, राज्य पद्धति का मतलब हुआ कि राज्य और केंद्र दो सरकारें चलती हैं। दोहरी पद्धति का मतलब राज्य की सरकार की केंद्रीय सरकार भी है वो अपनाया गया, ठीक है। संघीय का मतलब क्या हो गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना हुआ है। राज्य पद्धति का मतलब क्या होगा, केंद्र और राज्य दो सरकारें चलती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एकल नागरिकता है, मतलब हमारा संविधान जो है संघीय है और हमारे यहाँ पे दोहरी राज्य पद्धति है, लेकिन हमने जो नागरिकता को अपनाया वो कैसी नागरिकता को अपनाया, एकल नागरिकता को अपनाया। ये आपको याद रखना है। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं की है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो यूपी में रहता हो, चाहे बिहार में रहता हो, या फिर किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी में रहता हो, उसको केवल और केवल भारत की नागरिकता मिलती है, कि राज्य की नागरिकता मिलती है। तो यही होता है एकल नागरिकता, ठीक है। इसको अगर कोई ये पूछे कि इसको कहाँ से लिया गया, तो आज इसको लिया गया ब्रिटेन से। इसमें थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। तो एक समिति के नाम याद रखना है जो है कि एम एल सिंघवी समिति। तो आपको याद रखना है कि एम एल सिंघवी समिति किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था सितंबर 2000 में, ठीक है। एम एल सिंघवी समिति जो है उसका गठन कब हुआ था, सितंबर 2000 में हुआ था। आपको याद रखना है किस लिए बनाई गई थी, जो वैश्विक प्रवासी भारतीय है, वैश्विक स्तर पर जो प्रवासी भारतीय है, फिर NRI लोग जो हैं उनके साथ भारत के संबंधों को कैसे, उनके बारे में स्टडी करना और उनके संबंध भारत के साथ कैसे अच्छे बनाए जाएं, उसके बारे में समिति बनाई गई थी। आपको याद रखना है एम एल सिंघवी समिति कब बनाई गई थी, सितंबर 2000 में बनाई गई थी। इसलिए बनाई गई थी प्रवासी भारतीय जो हैं उनके साथ भारत के संबंध और को कैसे अच्छा किया जाए, ठीक है, और उनके संबंध उसके ऊपर व्यापक अध्ययन करने के लिए बनाई गई थी। ये आप क्या रखते हैं, वैश्विक प्रवासी भारतीय के व्यापक अध्ययन करने तथा उनके साथ रचनात्मक संबंध बनाने की उपायों पर अनुशंसा देने का कार्य सौंपा। क्या सौंपा गया कि जो प्रवासी भारतीय जो हैं उनके ऊपर व्यापक अध्ययन करना है और उनसे हमारे रचनात्मक संबंध कैसे ठीक हो या फिर कैसे संबंधों को और अच्छे से बनाया जाए, तो उसके लिए ये समिति बनाई गई थी। एम एल सिंघवी समिति कब बनाई गई थी, सितंबर 2000 में बनाई गई थी। आपको याद रखनी है समिति का नाम। वहीं अगर मैं देख लेता हूँ आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में था जो NRC आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप क्या था, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन मतलब ये क्या है, मतलब एक टाइप का आपको लिखा है उसी समझ में आ रहा होगा कि एक राष्ट्रीय रजिस्टर है जिसमें लोगों के नाम दर्ज होने हैं, ठीक है। मतलब किसके नाम दर्ज होने हैं, आपको याद रखते हैं कि ऐसे लोगों के नाम दर्ज करने हैं जो अवैध तरीके से या फिर घुसपैठी तरीके से हमारे भारत में रह रहे हैं, ठीक है। तो NRC के जरिए भारत में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने की प्रक्रिया है, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, NRC क्या है, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजन्स। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो अवैध तरीके से जो लोग हमारे भारत में रह रहे हैं उनकी पहचान करने के लिए है। तो इसमें क्या होता है कि NRC के जरिए भारत में अवैध तरीके से रह रहे घुसपैठियों की पहचान करने का प्रक्रिया है। मतलब क्या है, NRC एक रजिस्टर है जिसमें सभी लोगों का नाम दर्ज होगा, ठीक है। और जो लोग अवैध तरीके से रह रहे होंगे उनकी पहचान हमें इसके जरिए हो जाएगी। हमारे भारत में जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो लोग आए हुए हैं अवैध तरीके से जो रह रहे हैं हमारे राज्यों में, या फिर मैं बोलूँ जो हमारे सीमावर्ती राज्य उनमें अवैध तरीके से रह रहे हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए क्या बनाया गया है, NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स बनाया गया है, ठीक है। सबसे पहले ही कोई पूछे कि NRC कहाँ पे पाई गई थी, तो आप याद रखें सबसे पहले NRC असम में पाई गई, अभी केवल असम में ही हुई है। तो और इसको पूरे भारत में लागू करने की बात की गई थी, ठीक है।
इसको पूरे भारत में करवाने की बात कही गई। जो मैं आपको बता दूँ कि असम में लगभग 19 लाख लोग जो हैं अवैध तरीके से रह रहे थे, ठीक है। तो ये आपका रखना है NRC, ठीक है। वही उसी के बाद एक और चीज़ आई हुई थी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, CAA, क्या कहता हूँ, CAA आया हुआ था। इसके मतलब इसके तहत क्या है, इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध, ठीक है, किसको शामिल किया गया, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध। आपको क्या रखना है इसमें, ये रखना है याद कि जो एक कानून बनाया गया सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, इसमें क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, से आए हुए हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध, ठीक है, इन लोगों को रखा गया है। किसको, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध धर्मावलंबियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। क्या बोला मैंने पहले, सबसे पहले क्या किया, हमारे यहाँ पे NRC कराई गई, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स कराया गया। इसके तहत क्या हुआ, उन लोगों की पता चला हमें, उन लोगों को पता चलेगा जिससे जो हमारे भारत में अलग तरीके से रह रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे कराया गया है, तो असम में कराया गया। वहाँ पे लगभग 19 लाख लोग जो है अलग तरीके से रह रहे थे, इसके बारे में हमें पता चला, ठीक है। अब ये तो हो गया, 19 लाख लोग जो लोग लिखने हैं, उसमें अधिकतर जनसंख्या जो थी वो थी किसकी, हिंदुओं की थी, या फिर मैं बोलूँ कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बुद्ध धर्म के लोगों की थी। तो इन लोगों को कहीं और तो दे नहीं सकते, तो उन लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए क्या लाया गया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लेके आया गया। क्या लेके आया गया था, CAA लेके आया गया था। इसके तहत क्या था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए सिख, हिंदू, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। इसका लोगों ने काफ़ी विरोध किया, क्यों विरोध किया, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश को शामिल किया गया था। इसके बाद इसमें अगर मैं बोलूँ तो इसमें क्या, इसमें श्रीलंका को शामिल नहीं किया गया था, और भी जो पड़ोसी देश थे उनको शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। और इसी के साथ ही इसमें आपने देखा होगा कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध को शामिल किया गया, मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। तो इसलिए लोगों ने इसका काफ़ी विरोध किया, ठीक है। और वहीं पे असम वालों ने इसका क्यों विरोध किया, असम वालों ने इसलिए विरोध किया कि जो NRC के थ्रू जो असम से जो 19 लाख लोग जो अवैध तरीके से रह रहे थे, उनको तो बाहर निकालना था, लेकिन अब वो लोगों को उनकी नागरिकता दी जाएगी तो वो फिर से असम में रहेंगे। इसलिए असम के लोगों ने इसका विरोध किया कि हमारी संस्कृति से हनन होगी और आपको इन्हें यहाँ नहीं रखना चाहिए, ठीक है। इसलिए असम वाले लोगों ने इसका विरोध किया। और बकाया के अन्य लोगों ने इसका क्यों विरोध किया, आपने देखा होगा व्यापक लेवल पे विरोध हुआ था, तो इसका थोड़ा रीजन था कि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। साथ ही इसमें अन्य कंट्रीज़ जो हैं, अगर मैं बोलूँ पाकिस्तान, हमारे जो जिनके साथ हमारी सीमा अटैच है, उन लोगों को शामिल नहीं किया गया। फॉर एग्जाम्पल श्रीलंका को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। इससे क्या हो रहा था, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया, तो एक तरीके से हमारे जो है मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। अनुच्छेद 15 हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें क्या है, किसी के साथ भी धर्म, जाति, लिंग एवं स्थान या फिर जन्म स्थान के नाम के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो लोग मान रहे हैं कि यहाँ पे आपने मुसलमानों को शामिल नहीं किया है, तो इस तरीके से एक तरीके से मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, तो यहाँ पे हमारे मौलिक अधिकार का हनन होता है। इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। इसमें इतना ही, इससे एक करंट का टॉपिक इस बाद में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, आगे कल की क्लास में हम लोग देखेंगे मौलिक अधिकार। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।